मोहब्बत हो गई तुम्हें और ना किसी और का होने देता है। मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रही हैं अम्मा। बिल्कुल समझने लगा। क्या मेरा भतीजा इतना बड़ा हो गया? जी बेबसी सी रहती, देख नहीं सकता मैं उसे। शदीद किस्म की अम्मा बाप। किससे? सिर्फ याद कर सकता हूँ। ये भी गनीमत है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत ने मुझे नहीं छोड़ा। किस किस साख के लोगों को तोड़ मोड़ कर रख देता है। मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रही हैं अम्मा। अच्छा हो गया ना हम यहाँ आ गए। वलायत वलियों के खानदान से ही आए। कितना बेहतर हो गया यहाँ आके। बादशाह वो हाँ वो तो वलियों के खानदान से है। जो भी कहें फायदा मुझे लाजो अम्मा की दुआओं से ही हुआ। हाँ एक जरूरी फोन करना था। हाँ अच्छा थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाऊँ अगर आप इजाजत दें तो। पढ़े लिखे इंसान की बेइज्जती मुझे बर्दाश्त नहीं। ये तुम जानो और तुम्हारी माँ जाने। बादशाह अम्मा जागा हुआ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप बादशाह तुम्हारी तबीयत ठीक है मेरी अम्मा। आप परेशान ना हो। प्लीज ढूंढने दें उसे। किससे? नाम नहीं पता, इलाज ढूंढने ही जा रहा हूँ। बादशाह ये अच्छी बात नहीं है। बादशाह आप तो बद्दुआओं पे उतर आए हैं। ऐसा क्या है उस लड़की में? वो मजीद खिलाफ हो जाएंगी मेरे। चलती फिरती कयामत है। तो तुझे बदुआ देता। जितने भी दिलबर होते हैं बादशाह, जैसी मोहब्बत मुझे हुई है ना वैसी तुझे भी हूँ। हुस्न, बेखबरी, मोहब्बत क्या होती है। सही कह रहे हो। अभी तक किसी पे दिल आया नहीं है ना बादशाह। जब किसी पे दिल आएगा तो बताऊंगा आपको। ये क्या? ये जमाना बड़ा जालिम है। अम्मा पप्पो कब तक इस परवाने को पढ़ती रहेंगी? कोशिश तो की जा सकती है ना। टूट जाओगे। हुकूमत ने वजीर बनाने का फैसला किया। किस किस साख के लोगों को तोड़ मोड़ कर रख देता है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? 3 अलग अलग चीजें हैं। इसे दुनिया से मुंह मोड़ना कहते हैं। तुम्हें नहीं पता? इस 4 दीवारी में कैद कर लूंगा आपकी तरह। बिना लड़े इतनी जंग की आपने। अब तो ये कागज भी तार तार होने लगा है। अल्लाह न करे। लेकिन जान से कैद में गिरफ्तार कर लेता है। मुझे एहसास दिलाता है कि मैं बेजिंदा हूँ। क्यों खुद को कैद करके रखा है आपने इसे? मोहब्बत बहुत अजीब जज्बा है बादशाह। रवायात से भागी औरत खुद को बुढ़ापे की दहलीज तक ले आई। इसे दुनिया से मुंह मोड़ना कहते हैं। खुद से, बाबा से। मोहब्बत की हथकड़ियों ने जकड़ लिया। ना इंसान को जीने देता है ना मरने देता है। यहाँ तो जुल्म की दास्तानें लिखी जाती। इस कदर जी चाह रहा है कि मैं उसके पास जाऊं। आपको बाहर आना चाहिए बीबी। ये दरवाजा, ये दीवारें मेरी कैद हैं। बादशाह सरकार को आपकी जरूरत है। इस दरवाजे को पार करना आसान नहीं। रिवायत इंसानों के लिए होती है। गुलाम इतने पढ़े लिखे इंसान की बेइज्जती मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये तुम जानो और तुम्हारी माँ जाने। और कैंटीन में मेरे लिए चाय बोल। जानती हूँ हम तुम्हारे दिल को नहीं लगते ना। मैं जरा नमाज पढ़ के आता हूँ। उसे नशे वगैरह से दूर रखो। चलो चलते हैं। और अब रात भर उसे बातों में मत लगाई रखना। बादशाह को कभी भी पढ़ाई का शौक नहीं रहा। चल चले, टाइम नहीं है हमारे पास। नॉनसेंस सी बात है ये। देख वैसे भी मेरी कल छुट्टी है। उसी लड़की की गली और कहाँ? साहब जान मेरी जान निकाल देंगे। 5 घंटे का सफर है, तबीयत ठीक नहीं है आपकी। मेरा उदास होने का कोई मूड नहीं है डॉक्टर। ये आप मुझे दीवाने दीवाने से क्यों लग रहे हैं? नहीं जाना तो ना जाए, मुझे चाबी दे गाड़ी की।
रात गहरी होती जा रही थी, मगर गुलाम की आंखों में नींद का कोई निशान नहीं था। शहर खामोश था, लेकिन इस खामोशी में एक अनजाना खौफ छुपा हुआ था। गुलाम महल की छत पर खड़ा दूर तक फैले अंधेरे को देख रहा था, जैसे वो जानता हो कि ये अंधेरा सिर्फ रात का नहीं, आने वाले दिनों का भी है। सुंदरी आहिस्ता कदमों से इसके पास आई। अब भी तुम खुद को अकेला समझ रहे हो? गुलाम ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट आई। नहीं, अब नहीं, मगर जिम्मेदारियां कभी हल्की नहीं होतीं। इसी लम्हे एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। इसके चेहरे का रंग आड़ा हुआ था। हुजूर, सरहदी बस्ती में बगावत की खबर है। लोग कह रहे हैं कि पुराना बादशाह वापस आ रहा है। ये सुनते ही फिजा बदल गई। गुलाम जान गया कि जिस दुश्मन को वो माजी समझ रहा था, वो अभी जिंदा है। ये सिर्फ अफवाह नहीं हो सकती थी, कोई ना कोई उन अल्फाज के पीछे था। अगले दिन गुलाम खुद बस्ती की तरफ रवाना हुआ। सुंदरी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस इसके हाथ में तावीज़ थमा दिया। ये माँ ने दिया था, शायद ताकत ना दे, मगर याद दिलाता है कि कोई दुआ तुम्हारे साथ है। बस्ती में पहुंचकर गुलाम ने देखा कि लोग खौफजदा हैं, मगर बगावत का कोई खुला निशान नहीं। सब कुछ किसी मंसूबे का हिस्सा लग रहा था। अचानक एक बूढ़ा शख्स आगे बढ़ा और गुलाम के कदमों में गिर गया। हमें बचा लो, वो वापस आ गया है। गुलाम ने सख्त लहजे में पूछा। कौन? बूढ़े के होंठ कांपे। दीजी का बेटा, वही जो मर गया समझा जाता था। ये नाम सुनकर गुलाम के दिल में जैसे जलजला आ गया। वो जानता था, अगर ये सच है तो ये लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि ये सिर्फ इक्तिदार की जंग नहीं होगी, ये बदले की आग होगी। उधर महल में सुंदरी बेचैन थी। इसका दिल बार बार कह रहा था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। वो खिड़की के पास खड़ी दूर देख रही थी, जैसे गुलाम की वापसी का रास्ता देख रही हो। इसी लम्हे एक खत आया, बेनाम। खत में सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो कुछ तुमने हासिल किया है वो ज्यादा देर तुम्हारा नहीं रहेगा। सुंदरी ने खत बंद किया, आंखें बंद कीं और आहिस्ता से कहा, अगर जंग आनी है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सुबह की पहली रोशनी महल की दीवारों पर पड़ी तो सुंदरी की आंख खिल गई, मगर रात वाला खौफ अभी तक इसके दिल में जिंदा था। बेनाम खत वो बार बार याद कर रही थी। अल्फाज कम थे, मगर जहर बहुत गहरा था। वो जानती थी कि ये सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि किसी आने वाले तूफान का ऐलान है। उधर गुलाम बस्ती में रुका हुआ था। इसने लोगों को जमा किया और एक एक से सवाल करने लगा। आखिरकार एक नौजवान आगे आया, जिसकी आंखों में खौफ भी था और गुस्सा भी। मैंने खुद इसे देखा है, दीजी के बेटे को। इसने अपने बाप का नाम लेकर कहा कि वो सब कुछ वापस लेगा जो इससे छीना गया। गुलाम ने गहरी सांस ली। वो कहाँ है? नौजवान ने सर झुका लिया। वो सामने नहीं आता हुजूर। वो अंधेरे में वार करता है, लोगों को बहकाता है, दिलों में जहर भरता है। ये सुनकर गुलाम को अंदाजा हो गया कि ये दुश्मन तलवार से नहीं, जहन से लड़ेगा। वो फौरन महल वापस रवाना हुआ, मगर इसके दिल में अजीब सा बोझ था, जैसे वो जानता हो कि वापसी पर सब कुछ वैसा नहीं होगा। महल में सुंदरी ने खामोशी से सब कुछ संभाल रखा था, मगर खादमाओं की सरगोशियां, सिपाहियों की बेचैनी, सब कुछ बता रहा था कि खौफ आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है। इसी दौरान एक पुरानी औरत, जो कभी दीजी के जमाने में महल में काम करती थी, सुंदरी के पास आई। बेटी, मैंने बहुत कुछ देखा है। ये महल खुशियों पर नहीं, आहों पर खड़ा है। जो सच दबाया गया था, वो अब बाहर आ रहा है। सुंदरी ने चौंक कर पूछा, कौन सा सच? औरत ने नजरें चरा ले। दीजी का बेटा सिर्फ इक्तिदार के लिए नहीं आया, वो अपनी माँ के लिए इंसाफ मांगता है। ये सुनकर सुंदरी के दिल में हलचल मच गई। क्या वाकई इस कहानी में सिर्फ एक ही तरफ जालिम थी? हर किरदार के जख्म अलग अलग थे। इसी शाम गुलाम वापस पहुंचा। इसके चेहरे से साफ लग रहा था कि हालात संगीन हैं। इसने सुंदरी को सब कुछ बता दिया। ये जंग आसान नहीं होगी। दुश्मन नजर नहीं आता, मगर हर तरफ मौजूद है। सुंदरी ने मजबूत लहजे में कहा, तो फिर हमें सच को सामने लाना होगा। अंधेरे में लड़ने से बेहतर है रोशनी में सब कुछ खत्म किया जाए। गुलाम ने इसकी तरफ देखा। तुम जानती हो, अगर सच सामने आया तो ये महल भी नहीं बचेगा, और शायद हम भी नहीं। सुंदरी ने बगैर डरे जवाब दिया, अगर बुनियाद ही गलत हो
तो महल का गिर जाना ही बेहतर है। इसी रात महल के दरवाजे पर आग लगा दी गई। ये साफ पैगाम था कि दुश्मन अब छप कर नहीं, खिलकर खेलने वाला है। शहर में खौफ फैल चुका था और लोगों ने गुलाम पर उंगलियां उठाना शुरू कर दीं। ये सब इसी के आने के बाद हुआ है। गुलाम जान गया कि अब सिर्फ तलवार नहीं, लोगों का एतमाद भी बचाना होगा। मगर वक्त बहुत कम था और दुश्मन बहुत करीब। महल के दरवाजे जलने के बाद शहर में अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे सबको मालूम हो कि ये आग लकड़ी की नहीं बल्कि बरसों के दबे हुए सच की है। सुंदरी इस रात सो ना सकी। वो खिड़की के पास बैठी रही, बार बार अपनी माँ खुशियद का चेहरा याद करती रही। वो चेहरा जिसे इसने कभी देखा नहीं था मगर दिल में हमेशा महसूस किया था। अगली सुबह गुलाम ने शहर के बड़े बूढ़ों को महल में बुलाया। वो जानता था कि अगर लोगों का एतमाद ना बचाया तो जंग शुरू होने से पहले ही हार जाएगी। मगर जैसे ही वो बात करने खड़ा हुआ, हुजूम में से एक आवाज गूंजी, ये सब दीजी के गुनाहों का नतीजा है और अब इसका बोझ हम क्यों उठाएं। ये सुनकर गुलाम खामोश हो गया। वो जानता था कि सच अब सिर्फ दुश्मन के हाथ में नहीं, अवाम के दिल में भी जहर बन चुका है। इसी दिन एक खुफिया रास्ते से दीजी का बेटा महल के करीब पहुंच चुका था। इसका नाम सरफराज था। इसकी आंखों में वही आग थी जो बरसों पहले इसकी माँ की आंखों में बुझा दी गई थी। वो महल की दीवारों को देखकर आहिस्ता बोला, ये दीवारें ईंटों की नहीं, मेरी माँ की चीखों से बनी हैं। अब उनका गिरना लाजिम है। उधर सुंदरी को पहली बार अपनी माँ की पूरी कहानी सुनने को मिली। वही बूढ़ी औरत जो बरसों खामोश रही थी, आज टूट गई। इसने बताया कि कैसे खुशियत को जबरदस्ती जिंदा लाश बना दिया गया, कैसे इसकी मोहब्बत को गुनाह कहा गया और कैसे इसकी बेटी को इसकी गोद से छीन लिया गया। ये सब सुनकर सुंदरी के हाथ कांपने लगे। तो क्या मैं इसी महल की बेटी हूँ जिसने मेरी माँ को तोड़ा? गुलाम ने पहली बार सुंदरी को रोते देखा। वो रोना जो कमजोरी का नहीं बल्कि बखर जाने का होता है। इसी रात सरफराज ने महल में पैगाम भिजवाया, मैं जंग नहीं चाहता, मैं सच चाहता हूँ। अगर सुंदरी वाकई खुशियत की बेटी है तो इसे अवाम के सामने लाया जाए। ये वो लम्हा था जहां गुलाम दो रास्तों में फंस गया। अगर सच सामने आता तो बादशाह की नस्ल, महल की इज्जत सब मिटी हो जाता, और अगर सच छुपाया जाता तो खून बहना तय था। आखिरकार फैसला हुआ। अगले दिन शहर के बीचों बीच सबको जमा किया गया। सुंदरी सफेद लिबास में आगे बढ़ी। ना वो बादशाह की तरह लग रही थी, ना गुलाम की तरह। वो सिर्फ एक बेटी लग रही थी जो अपनी माँ का हक मांगने आई हो। इसने बुलंद आवाज में कहा, मैं इस महल की वारिस नहीं, मैं एक मजलूम औरत की बेटी हूँ। अगर इस सच से ये दीवारें गिरती हैं तो गिरने दे। हुजूम में सन्नाटा छा गया। इसी लम्हे सरफराज आगे आया। पहली बार दोनों आमने सामने थे, दीजी के दो गुनाहों के वारिस। एक वो जिसे सब कुछ मिला और एक वो जिसे सब कुछ छीन लिया गया। सरफराज की आंखों में आंसू थे। मैं बदला नहीं चाहता था, मैं बस ये चाहता था कि मेरी माँ को झूठा ना कहा जाए। गुलाम ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी। अगर ये जंग सच के लिए है तो इसमें तलवार की कोई जगह नहीं। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसी हुजूम में एक आवाज उठी, सच सामने आ गया, मगर हिसाब कौन देगा? और सबकी नजरें महल की तरफ उठ गईं, क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी सजा सिर्फ सच नहीं बल्कि कुर्बानी मांगती है। शहर के बीचों बीच सच सामने आ चुका था, मगर सच सामने आ जाना मसलों का हल नहीं होता। अक्सर यहीं से असल तबाही शुरू होती है। हुजूम खामोश था, मगर ये खामोशी कब्रिस्तान जैसी थी जिसमें हर दिल में एक सवाल दफन था, अब क्या होगा? सुंदरी अभी भी वहीं खड़ी थी। इसके कदम मजबूत थे मगर दिल अंदर से टूट चुका था। जिस महल को वो अपनी पनाह समझती रही वही इसकी माँ की कब्र साबित हुआ। गुलाम ने आगे बढ़कर इसके पास खड़े होने की कोशिश की, मगर सुंदरी ने हल्का सा फासला रख लिया। ये फासला नफरत का नहीं था बल्कि सच के बोझ का था। इसी लम्हे शहर के एक कोने से चीख सुनाई दी, इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए। ये आवाज एक नहीं थी, कई आवाजें थीं। वो लोग जो बरसों दीजी के जुल्म तले दबे रहे, आज उन्हें बोलने का मौका मिल गया था। कोई अपनी जमीन का जिक्र कर रहा था, कोई अपने बाप के कत्ल का, कोई अपनी बेटी की बर्बादी का। महल के खिलाफ नफरत एक सैलाब की तरह उमड़ने लगी। उधर महल के अंदर
वही दीवारें जिन्होंने बरसों इक़्तिदार की सरगोशियां संभाल रखी थीं, आज खौफ से कांप रही थीं। डीजी की बीवी साहिब जहां, जो कभी खुद को सबसे ताकतवर औरत समझती थी, आज आईने के सामने खड़ी लरज रही थी। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? आईना खामोश था, मगर इसकी आंखों में पहली बार अपना अक्स मुजरिम लग रहा था। इसी दौरान खुशियत को कैद खाने से बाहर लाया गया। वो कमजोर थी, इसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, मगर आंखों में आज भी वही आग थी जो कभी डीजी को चैलेंज कर गई थी। जैसे ही इसकी नज़र सुंदरी पर पड़ी, इसके कदम रुक गए। बरसों का सब्र, बरसों का दर्द, सब एक लम्हे में आंसू बनकर बह निकला। सुंदरी ने आगे बढ़कर इसके कदमों को छुआ। अम्मा, मुझे मुआफ कर देना, मैं तुम्हें पहचान ना सकी। खुशियत ने कांपते हाथों से इसका चेहरा थामा। बेटी, पहचानने में देर हो गई, मगर सच कभी मर नहीं सकता। ये मंजर देखकर हुजूम की आंखें भीग गई, मगर इसी लम्हे सरफराज ने कदम आगे बढ़ाया। वो खुशियत के सामने आकर रुक गया। अम्मा, मैं भी तुम्हारा कसूरवार हूँ। मैं बरसों बदला सोचता रहा, मगर तुम्हारे जख्म ना देख सका। खुशियत ने इसे देखा, एक लंबी सांस ली और कहा, बदला आग होता है बेटा, जो जलाने से पहले पूछता नहीं कि सामने कौन है। मगर कहानी को सुकून मंजूर नहीं था। अचानक महल के पिछले दरवाजे से सिपाहियों की एक टोली निकली। उनके साथ डीजी का दूसरा बेटा, जो बरसों खामोश रहा था। इसके हाथ में बंदूक थी और आंखों में पागलपन। ये सब डरामा बंद करो, ये महल हमारा है और रहेगा। एक फायर हुआ, हुजूम चीख उठा, लोग इधर उधर भागने लगे। गुलाम ने फौरन सुंदरी को अपने पीछे किया, मगर वो गोली खुशियत के कंधे को छूती हुई निकल गई। खुशियत जमीन पर गिर गई। सुंदरी की चीख ने आसमान चीर दिया। अमा हाना। गुलाम ने पहली बार तलवार उठाई, मगर दुश्मन सामने नहीं, बल्कि अपने ही माजी के साए थे। सरफराज ने बंदूक वाले भाई की तरफ देखा और चीख कर कहा, बस करो, ये जुल्म खत्म करो। मगर पागलपन सुनने से इनकार कर चुका था। मजीद फायरिंग हुई। महल की दीवारों पर बरसों पुराने चराग टूटने लगे। वही चराग जो कभी खुशियों की अलामत थे, आज राख बन रहे थे। इसी अफरातफरी में एक जोरदार धमाका हुआ। महल की पुरानी बुनियादें, जो पहले ही बद्दुआओं से कमजोर थीं, हिलने लगे। एक दीवार दरार के साथ नीचे आ गिरी। लोग चीखते हुए बाहर भागे। गुलाम ने सुंदरी का हाथ मजबूती से पकड़ा। अगर हम आज यहां से जिंदा निकल गए, तो ये महल नहीं बचेगा। सुंदरी ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, अगर ये महल मेरी माँ के दुख पर खड़ा है, तो इसका गिरना ही इंसाफ है। धूल, आग, चीखे, सब कुछ एक हो चुका था, और इसी मलबे के नीचे एक दौर खत्म हो रहा था। मगर सवाल अब भी जिंदा था। क्या खुशियत बचेगी? क्या गुलाम और सुंदरी इस तबाही के बाद एक साथ रह पाएंगे? और क्या सच वाकई सबको आज़ाद कर देगा, सिर्फ नई कब्रें बनाएगा? मलबे और धोस के दरमियान वक्त जैसे रुक सा गया था। महल की वो दीवारें, जो बरसों तक जुल्म, साजिश और गुरूर की गवाह रही थीं, अब जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। खुशियत बेहोश पड़ी थी, इसका खून मिट्टी में जज्ब हो रहा था, जैसे बरसों का दर्द आज जमीन कबूल कर रही हो। सुंदरी इसके पास घुटनों के बिल बैठ गई। इसके हाथ कांप रहे थे। अम्मा, आंखें खोलो, मुझे अभी तुमसे बहुत कुछ सुनना है। गुलाम ने फौरन अपनी शाल पैल और खुशियत के जख्म पर बांधी। हमें इसे यहां से ले जाना होगा अभी, वरना देर हो जाएगी। इसी लम्हे सिपाहियों की एक और टोली सामने आई, मगर इस बार उनके चेहरों पर गुरूर नहीं, खौफ था। महल उनके पीछे गिर रहा था और उनके सहारे टूट चुके थे। डीजी का बेटा, जो अभी तक बंदूक थामे खड़ा था, अचानक घुटनों के बिल बैठ गया। मैंने ये सब क्यों किया? कोई जवाब नहीं आया। इस शहर में अब किसी के पास वक्त नहीं था कि किसी के पछतावे को सुने। गुलाम, सुंदरी और चंद लोग खुशियत को उठाकर महल से बाहर ले आए। बाहर आते ही एक और जोरदार आवाज आई और महल का मरकजी दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गया। वो महल, जो कभी ताकत की अलामत था, आज मिट्टी का घेर बन चुका था। सुंदरी ने पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा। यही था वो घर जिसने मेरी माँ की जिंदगी निगल ली। खुशियत को शहर के पुराने हकीम के पास ले जाया गया। हकीम ने नब्ज देखी, आंखें बंद करके लंबी सांस ली। जिंदगी अभी बाकी है, मगर फैसला रात करेगी।
ये जुमला सुनकर सुंदरी का दिल बैठ सा गया। वो पूरी रात खुशियत के पास बैठी रही, कभी इसका हाथ पकड़ती, कभी इसके माथे पर हाथ रखती। गुलाम दरवाजे के पास खामोश खड़ा था। इसके दिल में पहली बार खौफ ने घर कर लिया था। खौफ किसी दुश्मन का नहीं, खौफ खो देने का। रात के आखिरी पहर खुशियत की आंखें हल, इसके होंठ हिले। सुंदरी फौरन झक गई। अम्मा, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। खुशियत ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ गुलाम की तरफ देखा। ये लड़का सच्चा है, इसे कभी खोना मत। सुंदरी की आंखों से आंसू बहने लगे। गुलाम ने नजरें झुका ले, जैसे इस पर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी रख दी गई हो। सुबह होने तक खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। महल गिर चुका था, डीजी का इक्तिदार खत्म हो चुका था। वो लोग जो बरसों खामोश रहे, आज सड़कों पर खड़े होकर कह रहे थे, इंसाफ हो गया। देर से मगर हो गया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद जब शहर थोड़ा संभला, गुलाम को बादशाह के दरबार में बुलाया गया। वही बादशाह जो सुंदरी की खूबसूरती पर नजरें जमाए बैठा था, आज तख्त पर बैठा मगर दिल में जहर लिए। बादशाह ने गहरी आवाज में कहा, तुमने एक गुलाम होकर सल्तनत की बुनियादें हिला दीं। बताओ, तुम क्या चाहते हो? गुलाम ने नजरें उठाकर साफ कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, बस सुंदरी की सलामती। दरबार में सरगोशियां फैल गईं। बादशाह के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर आंखें ठंडी थीं। और अगर मैं कहूं कि सुंदरी अब मेरी होगी। ये सुनते ही सुंदरी, जो पर्दे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, लरस गई। गुलाम के हाथ बंद हो गए। फिर अब को पहले मुझे मारना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने कहकहा लगाया, देखेंगे, मोहब्बत ज्यादा ताकतवर है आताज। ये ऐलान जंग था, तलवारों की नहीं, तकदीरों की। दरबार से निकलते हुए गुलाम को एहसास हो गया था कि असल आजमाइश अब शुरू हुई है। एक तरफ बादशाह, दूसरी तरफ मोहब्बत, और दरमियान में सुंदरी, जिसकी एक गलती किसी की जान ले सकती थी। रात को सुंदरी ने गुलाम से कहा, अगर मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में है, तो मैं खुद को बादशाह के हवाले कर दूंगी। गुलाम ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने ऐसा सोचा भी, तो समझ लेना तुमने मुझे पहले ही मार दिया। दोनों खामोश हो गए। आसमान पर बादल जमा हो रहे थे, जैसे आने वाले तूफान का ऐलान हो। और कहीं दूर अंधेरे में बादशाह ने अपने वजीर से कहा, आ तो गुलाम झुकेगा, आ फिर कहानी खून में लिखी जाएगी। असल जंग अब शुरू होने वाली थी। मोहब्बत और इक्तिदार आमने सामने थे। रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी, मगर ये खामोशी सुकून की नहीं थी। ये वो खामोशी थी जो तूफान से पहले आती है। महल के मलबे के बाद शहर बज़ाहिर पुरसुकून हो चुका था, मगर हर दिल जानता था कि असल खतरा अभी टला नहीं। सुंदरी सहन में बैठी आसमान को देख रही थी। इसकी आंखों में सितारे नहीं, सवाल थे। गुलाम चंद कदम के फासले पर खड़ा था, मगर दोनों के दरमियान फासला दिलों का नहीं, आने वाले फैसलों का था। अगर बादशाह ने वाकई तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोच लिया तो। सुंदरी की आवाज धीमी थी, मगर खौफ साफ झलक रहा था। गुलाम ने आहिस्ता से जवाब दिया, तो फिर मैं पहली बार गुलाम नहीं रहूंगा, मैं बगावत करूंगा। ये लफ्ज़ सुनकर सुंदरी चौंक गई। बगावत, ये लफ्ज़ इस सल्तनत में मौत के बराबर था, मगर अब मौत का खौफ बेमानी हो चुका था, क्योंकि जीने की कीमत भी कम नहीं रही थी। इसी रात बादशाह ने अपना अगला कदम उठाया। इसने शहर में ऐलान करवाया कि सुंदरी को महल की मेहमान बनाया जा रहा है, ताकि इसकी हिफाजत की जा सके। ये ऐलान हिफाजत का नहीं, कैद का था, और सब ये बात समझ गए थे। सुबह होते ही सिपाही सुंदरी के दरवाजे पर पहुंच गए। गुलाम ने तलवार पकड़ ली, अगर वो तुम्हें जबरदस्ती ले गए, तो ये शहर एक और लाश देखेगा। सुंदरी ने इसका हाथ थाम लिया, नहीं, अगर तुमने खून बहाया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो लम्हा दोनों के लिए सबसे भारी था। मोहब्बत लड़ना चाहती थी, अक्ल रुकने को कह रही थी। आखिरकार सुंदरी ने खुद आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगी, मगर शर्त पर। शर्त ये थी कि गुलाम को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और खुशियत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। हैरत की बात ये थी कि बादशाह ने ये शर्त मान ली, शायद इसलिए कि वो खुद को जीता हुआ समझ बैठा था। सुंदरी महल चली गई। महल अब नया नहीं था,
मगर फिजा में वही पुराना जहर घुला हुआ था। बादशाह ने इसे सोने के कमरे दिए, खादमाएं दी, जेवरात दिए, मगर आज़ादी नहीं दी। हर मुस्कराहट के पीछे कैद थी और हर नरमी के पीछे गुरूर। बादशाह अक्सर सुंदरी को देखता और कहता, तुम जानती हो, तुम्हारी खामोशी मुझे पसंद है। सुंदरी सर झुका लेती, मगर इसका दिल चीख रहा होता। उधर गुलाम ने शहर छोड़ने से इनकार कर दिया। वो जानता था कि अगर वो गया तो सुंदरी हमेशा के लिए खो जाएगी। इसने खामोशी से उन लोगों को जमा करना शुरू किया जो कभी दीजी के खिलाफ खड़े होने का हौसला रखते थे। किसान, मजदूर, वो लोग जिनके ख्वाब महल ने रौंद डाले थे। रफ्ता रफ्ता एक सच्चाई फैलने लगी, गुलाम अकेला नहीं है। इसी दौरान खुशियत की हालत बिगड़ने लगी। इसके जख्म भर गए थे, मगर दिल कमजोर हो चुका था। एक रात इसने सुंदरी को याद करते हुए कहा, मेरी बेटी को कहना कि अगर वो महल में है तो डरना नहीं, क्योंकि जुल्म का वक्त खत्म होने वाला है। महल के अंदर भी दरारें पड़ने लगे। बादशाह का वजीर, जो बरसों इक्तिदार का हिस्सा रहा था, अब खुद को गैर महफूज महसूस करने लगा। इसे अंदाजा हो चुका था कि अगर गुलाम ने कदम उठाया तो तख्त बचाना मुश्किल हो जाएगा। और फिर वो दिन आया। शहर की फिजा में एक अजीब बेचैनी थी। बाजार बंद थे, दरवाजे आधे खिले, लोग सरगोशियों में बात कर रहे थे। महल के बाहर गैर मामूली तादाद में सिपाही तैनात थे। इसी शाम गुलाम ने अपना फैसला कर लिया। वो जानता था कि ये लड़ाई तलवार की नहीं, बल्कि सच की होगी। इसने पैगाम भिजवा दिया कि वो खुद बादशाह के सामने पेश होगा, बगैर हथियार के। महल के दरबार में सन्नाटा छा गया जब गुलाम अंदर दाखिल हुआ। बादशाह ने तख्त से झककर इसे देखा तो आखिरकार आ ही गए। गुलाम ने नजरें उठाकर कहा, आया हूं, लेने नहीं लौटाने। किया लौटा आगे। ये सल्तनत जो जुल्म से बनी है। एक लम्हे के लिए वक्त रुक गया। दरबार में मौजूद हर शख्स जानता था कि ये बात कहने वाला जिंदा नहीं बचता, मगर गुलाम के चेहरे पर खौफ नहीं था। इसी लम्हे पर्दे के पीछे से सुंदरी की आवाज आई, और अगर ये सल्तनत मोहब्बत को कुचल कर खड़ी है तो इसे खड़ा रहने का हक नहीं। सुंदरी सामने आ गई। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम दोनों ने हद पार कर दी है। मगर अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका था। बाहर शहर में कदमों की आवाजें गूंजने लगे। लोग जमा हो रहे थे। वो लोग जो बरसों खामोश थे, आज बोलने आ रहे थे। दरबार के दरवाजे हिलने लगे। ये सिर्फ बगावत नहीं थी, ये अंजाम था, और अभी फैसला होना बाकी था। क्या तख्त बचेगा? मोहब्बत तारीख लिख देगी। दरबार के दरवाजे लरज रहे थे। बाहर लोगों का हुजूम था, मगर ये हुजूम शोर नहीं मचा रहा था। ये खामोश खड़ा था, जैसे फैसला आसमान से उतरने वाला हो। बादशाह के चेहरे पर वो गुरूर बाकी ना रहा जो कभी इसकी पहचान था। मगर अना अभी जिंदा थी, और अना मरते वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। बादशाह आहिस्ता आहिस्ता तख्त से खड़ा हुआ। तुम दोनों ने जो आग जलाई है, इसमें सब जलेंगे। गुलाम ने एक कदम आगे बढ़ाया। आग तो पहले ही जल रही थी, हमने बस रोशनी कर दी है। ये सुनकर वजीर के हाथ कांपने लगे। वो जान चुका था कि अब अल्फाज बेमानी हो चुके हैं। ताकत का फैसला अब लोगों के हाथ में था, और लोग दरवाजों के पीछे खड़े थे। सुंदरी ने पहली बार बादशाह की आंखों में देखा। आपने मुझे खूबसूरती समझा, मगर मैं आपके जुल्म का आईना हूं। ये जुमला बादशाह के लिए तलवार से ज्यादा तेज था। इसने इशारा किया, और सिपाहियों ने गुलाम को घेर लिया। मगर इससे पहले कि कोई वार होता, दरबार के दरवाजे जोर से टूट गए। लोग अंदर आ गए। कोई हथियार के बगैर था, कोई खाली हाथ, मगर सबके चेहरों पर बरसों का गुस्सा था। वो गुस्सा जो जमीनों के छन जाने, बेटियों के बर्बाद होने और ख्वाबों के कत्ल से पैदा होता है। इंसाफ। ये नारा अब एक आवाज नहीं था, ये गूंज था। बादशाह पीछे हिट गया। पहली बार इसे एहसास हुआ कि तख्त इंसानों से ऊंचा नहीं होता। वजीर ने मौका देखकर फरार होने की कोशिश की, मगर हुजूम ने इसे पकड़ लिया। वही वजीर जो बरसों फैसले करता रहा, आज जमीन पर घसीटा जा रहा था। इसी अफरातफरी में एक सिपाही ने खंजर उठाया और गुलाम पर हमला किया। सुंदरी ने चीख मारी, मगर गुलाम ने वार रोक लिया। पहली बार इसने तलवार छेनी और जमीन पर फेंक दी। मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहता।
ये देखकर कई सिपाहियों ने खुद ही हथियार डाल दिए। महल के बाहर आग भड़क उठी। वही महल जो बद्दुआओं पर खड़ा था अब शोलों में लिपटा हुआ था। लोग पीछे हटने लगे, मगर सुंदरी वहीं खड़ी रही। इसने जलते हुए सतूनों को देखा और कहा, ये आग मेरे माँ के आंसुओं की है, इसे जलने दो। इसी लम्हे खुशियत को सहारा देकर लाया गया। वो कमजोर थी मगर जिंदा थी। इसकी आंखों में वही सुकून था जो बरसों बाद आता है। बेटी, मैंने ये दिन देखने के लिए ही सांस ली थी। सुंदरी ने इसे गले लगा लिया। गुलाम खामोश खड़ा था, मगर इसकी आंखें भीग चुकी थीं। अचानक एक फायर की आवाज गूंजी। बादशाह ने आखिरी कोशिश में बंदूक उठाई थी। गोली गुलाम की तरफ आई, मगर किसी और ने इसे रोक लिया। सरफराज, वही जिसने कभी खामोशी इख्तियार की थी, आगे आ गया। गोली इसके सीने में लगी। सुंदरी की चीख पूरे महल में गूंज गई। सरफराज जमीन पर गिरते हुए मुस्कुराया। कुछ कर्ज खून से ही उतरते हैं। बादशाह की बंदूक हाथ से छूट गई। हुजूम ने इसे घेर लिया। अब कोई बादशाह नहीं था, सिर्फ एक बूढ़ा तन्हा आदमी था जिसके सामने इसके गुनाह खड़े थे। महल आखिरकार गिर गया। धूल बैठने लगी, आग बुझने लगी और सूरज निकल आया। एक नया सूरज जो किसी ताज का मोहताज नहीं था। कई दिन बाद शहर ने गुलाम को तख्त पेश किया। इसने इनकार कर दिया। जो तख्त जुल्म से गिरे, इस पर बैठना भी जुल्म है। सुंदरी ने इसका हाथ थामा। फिर हम कहाँ जाएंगे? गुलाम मुस्कुराया। जहां लोग हमें इंसान समझीं, मालिक नहीं। खुशियत ने आसमान की तरफ देखा। तुम दोनों ने मेरी रूह आजाद कर दी। अब ये दुनिया तुम्हारी है। शहर ने खुद को बदलना शुरू किया। महल की जगह एक खुला मैदान बना, जहां कोई दीवार नहीं थी, कोई कैद नहीं थी। सिर्फ लोग थे, बराबर। और सुंदरी, वो अब सिर्फ खूबसूरत लड़की नहीं थी, वो एक कहानी थी जो गुलाम से शुरू हुई और आज़ादी पर ख़त्म हुई। महल के मलबे पर सुबह की धूप पड़ी तो शहर ने पहली बार खुद को आज़ाद महसूस किया। मगर आज़ादी का मतलब सुकून नहीं होता। आज़ादी के बाद सबसे मुश्किल मरहला जिम्मेदारी का होता है। लोग खुश थे, मगर उलझे हुए भी थे। जिन्हें सदियों से हुक्म सुनने की आदत हो, वो अचानक फैसला करना नहीं जानते। गुलाम और सुंदरी शहर के किनारे खड़े ये सब देख रहे थे। उनके पीछे खुशियत बैठी थी, कमजोर मगर मुतमईन। इसने धीरे से कहा, बेटी, जुल्म का तख्त गिर गया, मगर अगर इंसाफ का निज़ाम ना बना तो नया दीजी पैदा हो जाएगा। ये बात गुलाम के दिल में उतर गई। वो जानता था कि सिर्फ लड़ लेना काफी नहीं, अब तामीर का वक्त है। अगले दिन शहर के सब लोग मैदान में जमा हुए। कोई बादशाह नहीं, कोई तख्त नहीं, कोई दरबार नहीं, सिर्फ लोग, बराबर। गुलाम ने पहली बार सबके सामने बात की, मगर हुक्म के लहजे में नहीं, गुजारिश में। मैं तुम्हारा हुक्मरान नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम सब मिलकर अपने फैसले खुद करो। लोगों में सरगोशियां हुईं। किसी ने कहा, हमें रास्ता दिखाने वाला चाहिए। किसी ने कहा, हमें फिर कोई बादशाह नहीं चाहिए। आखिरकार एक बुजुर्ग आगे बढ़े, बेटा, हमें ताज नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अगर तुम इंसाफ दे सकते हो, तो हमें तुम पर एतराज नहीं। गुलाम ने सर झुका लिया। मैं अकेला इंसाफ नहीं कर सकता, मगर हम सब मिलकर कर सकते हैं। यूं शहर में एक नई रस्म शुरू हुई। फैसले एक आदमी नहीं, सब मिलकर करने लगे। गलती पर सजा भी होती, मगर रहम के साथ। ताकत कमजोर की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होने लगी, ना कि कुचलने के लिए। सुंदरी खामोशी से ये सब देखती रही। इसके दिल में खुशी भी थी और एक अनजाना खौफ भी। एक रात इसने गुलाम से कहा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम बहुत बड़ा बोझ उठा रहे हैं? गुलाम ने जवाब दिया, हाँ, मगर ये बोझ गुलामी से हल्का है। दूसरी तरफ खुशियत की हालत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती जा रही थी। वो जानती थी कि इसका वक्त करीब है। एक रात इसने सुंदरी को पास बुलाया, इसके बालों में हाथ फेरा और कहा, बेटी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया, मगर तुम्हें पाकर सब मिल गया। याद रखना, मोहब्बत ताकत से ज्यादा मजबूत होती है। सुंदरी के आंसू इसके हाथ पर गिरने लगे। अम्मा, मुझे छोड़कर मत जाओ। खुशियत ने मुस्कराकर आंखें बंद कर ले। वो चली गई, मगर सुकून के साथ। शहर ने पहली बार किसी औरत को माँ की तरह अलविदा कहा। कोई शाही जनाजा नहीं,
मगर हर आंख नम थी। कुछ महीने गुजरे, शहर बदल चुका था। गुलाम और सुंदरी ने कभी शादी का ऐलान नहीं किया, ना कोई रस्म रखी। वो बस एक दिन सबके सामने खड़े हुए और कहा, हम साथ हैं क्योंकि हम एक जैसे ख्वाब देखते हैं। लोग मुस्करा दिए, किसी ने तालियां बजाईं, किसी ने दुआ दी, मगर हर कहानी में एक आखिरी इम्तिहान बाकी रहता है। एक रात खबर आई कि पुरानी सल्तनत का वारिस, जो बरसों जलावतन था, वापस आ रहा है। इसके साथ फौज है और नारा एक ही है, तख्त वापस लौटा आ। सुंदरी ने गुलाम की तरफ देखा, लगता है कहानी हमें छोड़ने को तैयार नहीं। गुलाम ने दूर आसमान की तरफ देखा, जहां बादल जमा हो रहे थे। तो फिर हम भी तैयार हैं, इस बार तलवार के लिए नहीं, सच के लिए। और यूं एक नई लड़ाई का साया शहर पर मंडलाने लगा। मगर अब गुलाम अकेला नहीं था, अब इसके पीछे पूरा शहर खड़ा था। कहानी अभी बाकी है, अगला मोड़ फैसला करेगा कि आज़ादी बचती है या तारीख खुद को दोहराती है।